अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों का अपने नेक्स्ट क्लास में मैं वेलकम करता हूं। और इस क्लास में मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ बेंजीन के बारे में जो तीसरी थ्योरी है रेजोनेंस मेथड, उसके बारे में हम थोड़ी बात करने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ज़रूरत तो इस बात की है कि मैं रेजोनेंस को डिफाइन कर दूं, लेकिन उससे पहले मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आपने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन ट्रीटमेंट नहीं पढ़ा तो आप वो पढ़ कर आओ, क्योंकि मैं उससे लिंक करके इस टॉपिक को समझाऊंगा। ओके। अच्छा जी, देखना रेजोनेंस की मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, क्लासिक डेफिनेशन ही मैं इधर लिख दूंगा। देखना, फिर उसका हम समझने की कोशिश करेंगे। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स possibility of different pairing schemes of valence shell electrons is called as resonance, and the structures thus obtained are known as या are called as रेजोनेटिंग या फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, जरा देखना। आर नोन एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। ठीक है, क्लियर है बात? अच्छा, क्लियर तो नहीं हुई होगी, सिर्फ डेफिनेशन लिखी है हमने। अब जरा देखना, इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन के अंदर ये डायग्राम बनाई थी कि नहीं बनाई थी? अच्छा, ये जरा टेढ़ी बन गई है मुझे लगता है। ये ऐसे बिल्कुल ऐसे सीधी, और ये डायग्राम हमने बनाई थी। ठीक है। अच्छा, और केक्यूल के अकॉर्डिंग बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये ऐसे होता है ना बेंजीन का स्ट्रक्चर, केक्यूल का स्ट्रक्चर यही बताया ना तुम्हें। अच्छा, अब हमने कहा था ये सिग्मा फ्रेमवर्क है और यहां पर अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा, ये वाली बात है जो मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूं, ये नहीं लिखनी, सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, ये बात नहीं लिखनी जो मैं आप बता रहा हूं, ये मैं आपको समझाने के लिए, आपका कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है। अच्छा, ये आ गया, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स मौजूद थे। ठीक है, और मैंने कहा था कि इनको अच्छे से आपने क्या कर देना है, फिल कर देना है, क्योंकि ये फिलिंग आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, ऐसे था ना। अब मतलब यहां पर एक डबल बॉन्ड है, यहां पर एक डबल बॉन्ड है। अच्छा, यहां पर डबल बॉन्ड है, मतलब यहां से ऐसे ओवरलैप हुआ होगा और यहां से ऐसे ओवरलैप हुआ होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर एक डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर हो गई? अच्छा, अब और बात क्या है कि यहां पर एक डबल बॉन्ड है, मतलब कि यहां पर भी ऐसे एक ओवरलैप हुआ होगा। अच्छा यार, चलो मैं ना इसको जरा यूं करके बना देता हूं, जरा इस तरीके से समझ नहीं आएगी आपको। ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है, केक्यूल स्ट्रक्चर। ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहां पर है, एक डबल बॉन्ड यहां पर, एक डबल बॉन्ड यहां पर। बस मैं रिंग को जरा घुमा दिया समझाने के लिए बात है। ठीक है। अच्छा, एक डबल बॉन्ड यहां पर है तो मतलब यहां पर ऐसे ओवरलैप हुआ होगा। ठीक है। अच्छा, एक डबल बॉन्ड इधर नीचे है तो मतलब इन दो पी ऑर्बिटल के दरमियान भी ऐसे ओवरलैप हुआ होगा। ठीक है, ऐसे पैरेलल फैशन में ओवरलैप हुआ होगा। क्लियर है बात? अच्छा, और इन दो ऑर्बिटल के दरमियान भी ऐसे ओवरलैप हुआ होगा। क्लियर है? ठीक है, ओवरलैप हुआ होगा तो फिर यहां पर ही डबल बॉन्ड बना है ना, तभी। अच्छा, ठीक है, एक तो ये पॉसिबिलिटी आ गई, आपने ये बात समझ ली कि ये कैसे हो गया। अच्छा, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं इस स्ट्रक्चर को दोबारा ड्रॉ करने लगा हूं। अच्छा, तवज्जो देनी है, बड़े बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा आपको। तवज्जो देनी है, बस तवज्जो रखनी है आपने। ये देखो, ये मैंने अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल बना दिए। अच्छा, इनको मैंने फिलिंग भी कर दी। ठीक है, थोड़ी थोड़ी मैंने फिलिंग भी कर दी, जितनी हस्ब ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये रिप्रेजेंट करती है, फिलिंग करना जरूरी है, टेक्निकल मिस्टेक है अगर फिलिंग नहीं की जाती तो। ठीक है, ये देखा। ठीक है, फिलिंग कर दी। अच्छा, क्या गारंटी है कि सिर्फ यही दो पी ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर सकते हैं? क्या ये दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते? आंसर है कर सकते हैं, और करते भी हैं। ठीक है, तो ये देखो, अगर कर सकते हैं तो क्या है, ऐसे इन दो के दरमियान ओवरलैप होना चाहिए, इन दो के दरमियान ओवरलैप होना चाहिए। तो फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे दिखाई पड़ना चाहिए हमें, जरा देखना।
बेंजीन का स्ट्रक्चर यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ना चाहिए, ठीक है। और क्या ये दो ऑर्बिटल ओवरलैप नहीं कर सकते? तो आंसर है इन दो के दरमियान ओवरलैप हो सकता है, फ्रंट साइड से भी और नीचे साइड से भी। तो डबल बॉन्ड किधर आएगा? इस साइड पर आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है। तो जब इनके दरमियान ओवरलैप होगा, जब इनके दरमियान ओवरलैप होगा, इनके दरमियान ओवरलैप होगा, तो फिर डबल बॉन्ड किधर आएगा? इधर आएगा, ठीक है। तो अब देखो मैंने बेंजीन के क्या दो स्ट्रक्चर्स बना दिए। क्या बना दिए? दो स्ट्रक्चर। ये बातें क्लियर होगी ना? ये दो बातें क्लियर होगी कि डिफरेंट तरीके से पेयरिंग पॉसिबल है। इन दो ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की आपस में पेयरिंग पॉसिबल है, इन दो की भी, इन दो की भी, ठीक है। इन दो की आपस में भी पॉसिबल है, ये देखो इन दो की आपस में पॉसिबल है, इन दो की आपस में पॉसिबल है। तो देखो लाइन समझना, द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स क्या है? ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स है ना, ये डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स है ना, दो डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स है ना भाइयों, ठीक है। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्ड तो हमेशा बनता ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन से है, इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, इसी का नाम रेजोनेंस है, ठीक है, इसी का नाम रेजोनेंस है। अच्छा, ये तो समझाने के लिए मैं बना दिया। अच्छा, अब देखो हमने बेंजीन के दो स्ट्रक्चर्स इसी बेसिस पर ड्रॉ कर लिए। अच्छा, एक वो स्ट्रक्चर और एक ये स्ट्रक्चर। देखो ये कैसे है ये स्ट्रक्चर ऐसे है, ठीक है। यहां पर डबल बॉन्ड है, अच्छा यहां पर डबल बॉन्ड है, फिर यहां पर डबल बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन में फर्क है, यहां पर डबल बॉन्ड है, यहां पर इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इधर इधर नहीं है, ठीक है। अच्छा, बुक में ना ये सीधे करके बने हुए हैं, मैं भी इनको सीधा करके बना दूं। अच्छा, मैं भी इनको ऐसे यूं सीधा करके बना देता हूँ, यूं रोटेट करके ना यूं सीधा कर देता हूँ, ठीक है, देखना। अच्छा, मैंने इस वाले को सीधा करके बना दिया, ये उधर जाएगा तो ये डबल बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, तो वो मैंने असल में ना ओवरलैप शो करनी थी ना, तो फिर मैंने ना इस तरीके से बना दिया। अच्छा, इसको भी मैं वैसे सीधा करके बना देता हूँ, ऐसे सीधा करके मैं बना दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ये देखो इनके दरमियान डबल बॉन्ड की पोजीशन का क्या है? डिफरेंस है। डबल बॉन्ड की पोजीशन का क्या है? डिफरेंस है। अच्छा, ये वाला मेरे ख्याल से ना शायद रेगुलर नहीं बना, रेगुलर हेक्सागोन नहीं बना, तो जरा देख लिया करो, रेगुलर जो ना बने ना उसको रेगुलर बना लिया करो, ठीक है। तो देखो डबल बॉन्ड की पोजीशन का क्या है? फर्क है। द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एंड द स्ट्रक्चर thus obtained are called as resonance structures। ये दो क्या है बेंजीन के? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि पेयरिंग क्या है? डिफरेंट है। पेयरिंग क्या है? इधर डिफरेंट है, ठीक है। और इन दो स्ट्रक्चर्स को हम क्या करते हैं? ऐसे एरो से शो करते हैं। इन दोनों के दरमियान ऐसे हम एरो डालते होते हैं, ऐसे हम एरो डालते होते हैं, ठीक है। अच्छा, और भी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के पॉसिबल हैं, ठीक है, और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लाइक यहां पर बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड और इन दो कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड, ठीक है, ये भी रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है। ये भी डिफरेंट पेयरिंग स्कीम आ गई ना। अच्छा, इसको भी हम ऐसे एरो लगा करके शो करते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर देखो एक और पेयरिंग स्कीम भी पॉसिबल है, ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। अच्छा, और पेयरिंग स्कीम भी पॉसिबल है, बस एक और लास्ट, सिर्फ एक लास्ट और, यहां पर ऐसे और फिर एक पेयरिंग स्कीम बच जाएगी ए ऐसे, ठीक है। दिस इज कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इधर नंबरिंग देने की ना हमें कोई इतनी जरूरत नहीं है, चलो अगर देनी भी है तो दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगेन 1 2 3 4 5 6, क्लियर होगी, नंबरिंग भी दे दी। अच्छा, अब जरा देखो पेयरिंग स्कीम इलेक्ट्रॉन्स की डिफरेंट है, डबल बॉन्ड की पोजीशन डिफरेंट है, तो ये क्या है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर को ऐसे डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन समझ आई? द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट पेयरिंग स्कीम्स ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एंड द स्ट्रक्चर्स thus obtained आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ये सारे बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। तो बाय नेम शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन, तो आपने ये 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और बताना है कि जो पहले ये वाले 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये केक्यूल ने प्रपोज किए। किसने प्रपोज किए? केक्यूल ने। और ये वाले जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये प्रपोज किए डेवार ने। किसने? डेवार ने, ठीक है। डेवार ने कहा ऐसे होते हैं, केक्यूल ने कहा ऐसे होते हैं, लेकिन अब जो बेंजीन है वो इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। लाइक एक बस्ती थी, वहां पर एक हाथी लाया गया, कुछ अंधे रहते थे वहां पर, उनको भी शौक हुआ कि हम हाथी को देखने जाएंगे। कोई गया हाथी को, उसने देखा
किसी के हाथ में हाथी का पैर आया, उसने कहा कि हाथी खंबे जैसा होता है। किसी के हाथ में ना हाथी की पूंछ आ गई, उसने कहा नहीं हाथी झाड़ू जैसा होता है। अच्छा, किसी के हाथ में हाथी की सूंड आ गई तो उसने कहा नहीं हाथी बाजे जैसा होता है। किसी के हाथ में हाथी का कान आ गया, उसने कहा कि नहीं हाथी जो है ना पंखे के जैसा होता है। तो लेकिन हम आंखों वाले जानते हैं कि हाथी जो है इन सब का कम्बिनेशन होता है। हाथी क्या होता है? इन सब का कम्बिनेशन होता है। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर है, ठीक है। किसी अंधे ने कहा कि बेंजीन ऐसे दिखाई पड़ता है, दूसरे अंधे ने कहा ऐसे दिखाई पड़ता है, एक और अंधे ने कहा नहीं इस तरह दिखाई पड़ता है। लेकिन हम आंखों वाले हैं, हम जानते हैं कि ये क्या है, बेंजीन इन सब का कम्बिनेशन है, ठीक है। देखते हैं यार, कम्बिनेशन जो है मैं बना करके दिखाता हूँ। इस डेफिनेशन को ना मैं इधर से इरेज कर दूं, फिर हम ना थोड़ी बात मजीद इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर करते हैं, ठीक है। फिर मजीद बात थोड़ी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पर करते हैं। अच्छा, ये जो है बेंजीन के ना कुल टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। ये जो पहले कैक्यूल वाले स्ट्रक्चर्स हैं ना, ये मेन स्ट्रक्चर्स हैं। कैक्यूल वाले क्या है? मेन स्ट्रक्चर्स हैं। कैक्यूल वाले थोड़े मेन स्ट्रक्चर्स हैं और डेवार वाले लेस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं। अच्छा, कैक्यूल के जो स्ट्रक्चर्स है ना, इनकी कंट्रीब्यूशन है 78%। कितनी कंट्रीब्यूशन है? 78%, ठीक है। यानी एक एक हिस्से में तकरीबन कितनी आएगी? 35 और 35 और 3 को हाफ करो तो 36.5 पर के हिस्से में आएगी, एक के हिस्से में, ठीक है। और जो दीवार के स्ट्रक्चर्स हैं तो उनकी कंट्रीब्यूशन कलेक्टिवली है 22% और हर एक हिस्से में 7.3 आएगी, ठीक है। ये बात बुक पर नोट कर लेना, बुक में ये इंफॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, ठीक है। अच्छा, एक ऐसा कंपाउंड जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम होंगे वो कम स्टेबल होगा, जबकि एक ऐसा कंपाउंड जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और यहां पर बेंजीन के कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं? 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो यही वजह है कि बेंजीन एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसके इतने सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं। क्लियर होगी बात? अच्छा, फिर एक और बात, कैक्यूल के स्ट्रक्चर जो है लेस इंपॉर्टेंट क्यों हैं? कैक्यूल के स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हैं? दीवार के स्ट्रक्चर कम इंपॉर्टेंट क्यों हैं? देखो, अच्छा, कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या सिचुएशन है? कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स में सिचुएशन ये है कि C1 और C2 के दरमियान बॉन्ड है, 3 और 4 के दरमियान बॉन्ड है, अच्छा 5 और 6 के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। इधर क्या है? कैक्यूल के स्ट्रक्चर्स में 1 और 6 के दरमियान बॉन्ड है, C1 और C6 के दरमियान बॉन्ड है, अच्छा 5 और 4 के दरमियान बॉन्ड है, 5 और C4 के दरमियान बॉन्ड है, 2 और 3 के दरमियान, C2 और C3 के दरमियान बॉन्ड है, तो ठीक है। तो एडजेसेंट कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड है, एडजेसेंट कार्बन, साथ साथ वाले कार्बन्स के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। ये कैक्यूल साहब के स्ट्रक्चर्स के अंदर ये खुसूसियत है, ठीक है। जबकि दीवार के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, ठीक है, क्या इसमें मुकालमल है? वो ये है कि दीवार के स्ट्रक्चर के अंदर 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड है, C1 और C4 के दरमियान, C2 और C3 के दरमियान बॉन्ड है, और C5 और C6 के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। इसी तरीके से इधर C2 और C5 के दरमियान बॉन्ड है, C2 और C5 के दरमियान, C3 और C4 के दरमियान, C3 और C4 के दरमियान, C1 और 6 के दरमियान बॉन्ड है, ठीक है। यहां पर देखो C6 और 3 के दरमियान बॉन्ड है, C6 और C3 के दरमियान। यहां पर क्या है? C1 और 2 के दरमियान बॉन्ड है, C1 और C2 के दरमियान। यहां पर क्या है? C4 और C5 के दरमियान बॉन्ड है। क्लियर होगी बात? अच्छा, तो यहां पर तो काम है यार, ठीक। अच्छा, केमिकल बॉन्ड का मकसद ये होता है दो एटम्स को क्लोज लाना, दो एटम्स को क्लोज लाना, ठीक है। यहां पर तो ठीक हो गई बात कि ये दो एटम्स को क्लोज लेकर आएगा बॉन्ड, ठीक है, मान लिया, ठीक है, सही है। यहां पर भी दो एटम्स को क्लोज लेकर आ रहे हैं, दो एटम्स को क्लोज लेकर आ रहे हैं, दो एटम्स को क्लोज लेकर आ रहे हैं। लेकिन यहां पर देखो ये डबल बॉन्ड की लेंथ कुछ ज्यादा बड़ी नहीं हो गई, ठीक है। हम जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लेंथ फिक्स्ड होती है। इस बॉन्ड की लेंथ देखो थोड़ी छोटी नजर आ रही है, इस बॉन्ड की लेंथ थोड़ी बड़ी नजर आ रही है। एक तो ये भी सिचुएशन है, ठीक है। और दूसरा यार ये बात है कि ये एटम्स दूर दूर हैं, ये एटम्स दूर दूर है, इनके दरमियान ओवरलैप, इनके 2pz ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप होने का चांस बहुत कम है, इनके 2pz ऑर्बिटल्स के दरमियान ओवरलैप होने का चांस कम है। सिमिलरली 2 और 5 के 2pz ऑर्बिटल के दरमियान ओवरलैप होने का चांस कम है। इसी तरीके से 6 और 3 के ऑर्बिटल्स के दरमियान भी ओवरलैपिंग का चांस कम है, ठीक है, क्योंकि ये दूर दूर हैं। और हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि कार्बन 1 और 4 के दरमियान, 2 और 5 के दरमियान, 6 और 3 के दरमियान ये जो बॉन्डिंग है ये इनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल, ठीक है, इनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। ये चीज आपकी मार्कर से
प्रोमिनेंट होनी चाहिए। क्लियर है बात? अच्छा, तो एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है, इसीलिए ये लेस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये लेस इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात? हमसे पूछेगा व्हाई द डेवार स्ट्रक्चर्स हैव माइनर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। सवाल पूछेगा व्हाई द डेवार स्ट्रक्चर्स हैव माइनर कंट्रीब्यूशंस टुवर्ड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। ये 5 स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे, उसे बताओगे कि केक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होती है, ठीक है, एडजेसेंट कार्बन के दरमियान जो एनर्जेटिकली फेवरेबल है। केक्यूल के स्ट्रक्चर में ऐसे ऐसे बॉन्डिंग होती है, ये लिखोगे ये चीज जो मैंने लिखी है। तो 1 4 2 5 और 6 3 के दरमियान जो बॉन्डिंग है ये एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं होती, ठीक है। 1 4 2 5 और 6 3 के दरमियान ये जो बॉन्डिंग है ये क्या है, एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। तो डेवार के स्ट्रक्चर की माइनर कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 22% और केक्यूल की मेजर कंट्रीब्यूशन है 78%। बल्कि अब तो डेवार का स्ट्रक्चर तकरीबन रिजेक्ट ही कर दिया गया है कि भाई इस तरह की पेयरिंग पॉसिबल नहीं हो सकती क्योंकि एनर्जेटिकली फेवरेबल नहीं है। लेकिन फिर भी इनका कुछ ना कुछ नाम डेवार साहब का बाकी है, एक अंधे का नाम बाकी है अच्छा, तो खैर नाम इनका बाकी है फिलहाल। तो केक्यूल के स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, तो हम इसको अब रेज करके ना अगली कहानी की तरफ चलते हैं। हम केक्यूल के स्ट्रक्चर्स पर मेन फोकस करते हैं, केक्यूल के स्ट्रक्चर्स पर थोड़ा मेन फोकस करते हैं। देखिए जरा, दीवार के स्ट्रक्चर्स पर हमने बात कर ली, अब बारी है कि केक्यूल के स्ट्रक्चर्स पर जरा स्पेशल फोकस किया जाए। केक्यूल के स्ट्रक्चर में क्या है, यहां पर और यहां पर। अच्छा, केक्यूल के 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे और ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं केक्यूल के। क्लियर होगी बात? अच्छा जी, अब ये जो बॉन्ड है यहां पर कुछ देर के लिए बॉन्ड है। अच्छा, अगर इन दोनों को कंट्रीब्यूट किया जाए, इन दोनों को मिला करके बनाया जाए तो हम कैसे बना सकते हैं, बॉन्ड थोड़ी देर के लिए यहां पर आता है, ठीक है, फिर यहां से बॉन्ड गायब हो जाता है, फिर बॉन्ड यहां चला जाता है। देखो यहां पर बॉन्ड आ गया, ठीक है, यहां पर बॉन्ड है इधर ये। अच्छा, यूं समझने की कोशिश करो, ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि इस पोजीशन पर बॉन्ड है, ये स्ट्रक्चर कह रहा है कि इस पोजीशन पर बॉन्ड नहीं है, तो हम दोनों की बात मानकर एक पार्शियल बॉन्ड लगा देते हैं, डॉटेड बॉन्ड। अच्छा, ये स्ट्रक्चर कह रहा है यहां पर बॉन्ड नहीं है, ये कह रहा है यहां पर बॉन्ड है, दोनों की बात मानी और यहां पर एक पार्शियल बॉन्ड लगा दिया। यहां ये कह रहा है बॉन्ड है, ये कह रहा है नहीं है, दोनों की बात मानी, ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। अच्छा, ये कह रहा है यहां बॉन्ड है, नहीं है, ये कह रहा है, हमने दोनों की बात मानी, ऐसे ये डॉटेड लाइन लगा दी। ये कह रहा है यहां बॉन्ड नहीं है, ये कह रहा है, तो हमने दोनों की बात मानी, यहां ऐसे लाइन लगा दी। अच्छा, ये कह रहा है यहां पर बॉन्ड है, ये कह रहा है यहां पर ये बॉन्ड नहीं है, हमने दोनों की बात मानी और यहां पर ये ऐसे लगा दी। तो ये क्या बन गया, एक किस्म का ऐसे सर्कल बन गया। देखो क्या बन गया, सर्कल। तो लगानी तो हमें क्या चाहिए थी, डॉटेड लाइन, लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, जल्दी के अंदर ऐसे यूं सर्कल ऐसे प्रोमिनेंट करके ही लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इन दोनों का रेजोनेंस हाइब्रिड कहलाता है, यानी इन दोनों का मिक्सचर है, हाथी के कान का, हाथी के पूंछ का और हाथी की टांग का और हाथी की सूंड का, ये मिक्सचर है, ठीक है। तो ये बेटर है, इट इज बेटर टू ड्रॉ अ सर्कल इनसाइड द बेंजीन रिंग देन टू ड्रॉ दीज स्ट्रक्चर्स, ठीक है, क्योंकि ये वाले जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं, कंटिन्यूसली एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। और यही वजह है कि एक्सरे स्टडीज के दौरान हमें डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर डिटेक्ट नहीं होती, ठीक है। क्यों? कि बॉन्ड कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, बॉन्ड फिक्स होगा तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन के दौरान डबल बॉन्ड की पोजीशन हम डिटेक्ट कर सकेंगे ना। जब मैंने एक्सरे का स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एक्सरे स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, तो वहां मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड न लगाना। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन एक्सरे से डिटेक्ट नहीं होती। क्यों डिटेक्ट नहीं होती वो मैंने कहा था, जब ये टॉपिक आता तो बताऊंगा। अब मैं बता रहा हूँ कि बॉन्ड कंटिन्यूसली मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो और एक और रियलिटी भी जान लो कि जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, दीज आर फॉल्स स्ट्रक्चर्स, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करते होते, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करते होते, ये सिर्फ पेपर पर बना सकते हैं हम। असल स्ट्रक्चर ऐसे होता है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, असल स्ट्रक्चर हाइब्रिड होता है। अच्छा, एक और टर्म, ये जो बॉन्ड्स हैं, ये अल्टरनेटिव बॉन्ड्स, ये जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं, इन बॉन्ड्स को हम नाम देते हैं रेजोनेटिंग बॉन्ड्स। क्या? रेजोनेटिंग बॉन्ड, ये जो रेजोनेंस कर रहे हैं, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स या फिर कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। क्या? कॉन्जुगेट बॉन्ड्स। और डिफाइन कैसे करते हैं, द अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग बॉन्ड्स या फिर कॉन्जुगेट बॉन्ड्स, रेजोनेटिंग बॉन्ड्स या फिर कॉन्जुगेट बॉन्ड्स, ठीक है। क्लियर है बात? ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगर मान लिया जाए कि बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा है, ठीक है, हम मान लेते हैं कि रेजोनेंस हाइब्रिड नहीं है, इन दो में से कोई एक स्ट्रक्चर बेंजीन का है,
तो जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर बॉन्ड लेंथ क्या होती है, थोड़ी क्या होती है, शॉर्ट होती है, थोड़ी कम बॉन्ड लेंथ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ थोड़ी छोटी होनी चाहिए, थोड़ी बॉन्ड लेंथ छोटी होनी चाहिए। जहां पर सिंगल बॉन्ड होता है वहां बॉन्ड लेंथ बड़ी होती है, क्योंकि दो एटम को होल्ड करने के लिए सिर्फ एक बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऐसे बड़ा होता, यहाँ पर फिर बॉन्ड अगेन छोटा होता। ठीक है, यहाँ पर अगेन फिर बड़ा बॉन्ड होता। ठीक है, यहाँ पर फिर अगेन छोटा बॉन्ड होता और यहाँ पर फिर अगेन बड़ा बॉन्ड होता। तो ये क्या एक रेगुलर हेक्सागोन है? ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है क्या? बताओ मुझे, बेंजीन क्या ऐसा दिखाई पड़ता है? आंसर है नहीं, बेंजीन ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। क्यों नहीं दिखाई पड़ता? इसीलिए दिखाई नहीं पड़ता क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स नहीं है। अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन फिक्स होती तो एक्स-रे स्टडी के अंदर हमें बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर नजर आता, ना कि ऐसा। ठीक है, तो अब प्रूफ हो गया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसा है ना ऐसा है। ठीक है, बल्कि कैसा है, ऐसा है। ठीक है, इस तरीके का है, ऐसा इस तरीके से है। ठीक है, क्लियर है? अब बारी है कि यहां पर और यहां पर ये बॉन्ड लेंथ कितनी है। अच्छा सवाल है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जब होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रम। अच्छा जी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जब होता है तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 एंगस्ट्रम। ठीक है जी। अच्छा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जब होती है, अच्छा, तो बॉन्ड लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रम। ये किस में, अल्केन्स में होता है। अच्छा, ये होता है अल्कीन्स में और ये होता है अल्काइंस में, ये होता है अल्काइंस में। ठीक है, अब कार्बन कार्बन के दरमियान बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड है, बेंजीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ ना तो ये है ना ये है ना ये है ना ये है। इससे साबित हुआ कि बेंजीन में दो कार्बन एटम्स के दरमियान ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है, बल्कि उसके बीच कहीं 1.5 बॉन्ड है, यूं समझ लो। ठीक है, तो बेंजीन के अंदर, अच्छा बेंजीन के मैंने लिख दिया बेनी, वाह भाई वाह। ठीक है, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है इन दोनों के बीच में होती है, इन दोनों के इन बिटवीन कितनी होती है, 1.54 प्लस 1.34 डिवाइडेड बाय 2 बराबर आएगा 1.397 एंगस्ट्रम। ठीक है, बॉन्ड भी 1 और 2 के बीच में होता है, बॉन्ड लेंथ भी 1 और 2 के बीच में होती है। क्लियर है बात? तो होप सो यार रेजोनेंस स्टेबिलिटी मेथड तुम्हें समझ आया होगा। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आए तो सबसे पहले रेजोनेंस को डिफाइन करना है, कैक्यूल और दीवार के स्ट्रक्चर बनाने हैं, फिर उन्हें बताना है कि कैक्यूल के स्ट्रक्चर की ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, दीवार का स्ट्रक्चर फजूल है, रिजेक्ट कर दिया गया है। यानी रिजेक्ट तो नहीं किया गया, उसे कहना कि बस उसकी माइनर कंट्रीब्यूशन है, कैक्यूल के स्ट्रक्चर की ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, कैक्यूल का स्ट्रक्चर इसीलिए उसकी ज्यादा कंट्रीब्यूशन है क्योंकि उसके बॉन्ड्स एनर्जेटिकली फेवरेबल हैं, जबकि दीवार के स्ट्रक्चर के जो बॉन्ड्स हैं वो एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल। ठीक है, एनर्जेटिकली नॉट फेवरेबल, इसीलिए उसकी क्या है, माइनर कंट्रीब्यूशन है। कैक्यूल के दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं, दोबारा से कैक्यूल के स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और उसे बताना कि ये जो कॉन्जुगेट बॉन्ड्स हैं, ये जो अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड्स हैं, इनको रेजोनेटिंग बॉन्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, और इसको एज अ होल हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे सर्कल लगा करके। ठीक है, ये बात करना और फिर उसको बताना अल्केन्स के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इतनी होती है, अल्कीन में इतनी, अल्काइन के अंदर इतनी, बेंजीन के अंदर इसका एवरेज होती है 1.397 एंगस्ट्रम। 4 नंबर इंशाल्लाह आपको मिल जाएंगे। ओके यार, अब मुझे इजाजत दो, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में।